हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एन डी एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, मटेरियल इंजीनियरिंग का पार्ट 2 आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो पहला सवाल है यानी कि क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्टिफनेस। इनमें से कौन सी किसकी विशिष्ट स्टिफनेस सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन है आपके जो आया है छत्तीसगढ़ जेई पेपर सेकंड 2008 में पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है आपके होगा स्टील। क्योंकि स्टील की जो स्टिफनेस है इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा, जो कि स्पेसिफिक स्टिफनेस की बात की जाती है, वो सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में मैं इनकी बता देता हूँ बाकी ऑप्शंस की भी, कि भी देखो स्टील की होती है 200, एल्यूमिनियम की होती है 69, आपके फाइबर ग्लास की होती है जो कि आपके विशिष्ट स्टिफनेस की बात कर रहे हैं वो होती है 81, और कार्बन फाइबर कंपोजिट की होती है 181। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पर इसकी फुल डिटेलिंग कंप्लीट होगी। अब जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रेन्स ऑन हीटिंग मेटल इज कॉल्ड। धातु को गर्म करने पर नए कणों की उत्पत्ति की क्रिया को कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके उत्तराखंड जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर पेपर फर्स्ट 2013 में पूछा गया था, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपके धातु को गर्म करने पर नए कणों की उत्पत्ति होती है तो उसे हम कहते हैं आपका रिक्रिस्टलाइजेशन यानी कि पुनः क्रिस्टलीकरण। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ऑक्सीडेशन बता देता हूँ, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है आपके ऑक्सीडेशन की, तो वो होता है कि जैसे आपने देखा होगा किसी भी धातु का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें जंग लगने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये होता है आपके ऑक्सीडेशन के कारण। और इसके बाद में माइक्रो स्ट्रक्चर, तो किसी भी जो तत्व की बात करते हैं, मतलब कोई एलिमेंट है या क्या है, तो वो सारे सारे कहीं ना कहीं बहुत सारे माइक्रो स्ट्रक्चर से मिलकर तैयार होता है। ठीक है, और जो आपके हार्डनिंग ऑप्शन है ना, तो ये एक प्रोसेस होती है किसी भी मेटल की, है ना, पदार्थ की जो है हार्डनेस को बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस लगाई जाती है उसे कठोरीकरण कहते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डक्टिलिटी। तो निम्न में से किस पदार्थ में नमनीयता सबसे अधिक होगी। ये क्वेश्चन आया था आपके उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर पेपर फर्स्ट 2013 में, जिसका मैं आपको राइट आंसर जो होता है मैं आपको बता दूँ। नमनीयता की बात की जा रही है तो राइट आंसर होगा माइल्ड स्टील, क्योंकि माइल्ड स्टील का जो है आपके जो नमनीयता होती है इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसके बाकी ऑप्शंस के ऊपर भी हम देख लेते हैं डिटेलिंग। तो कॉपर जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक क्रम बता देता हूँ, जो कि मैंने पहले भी पिछले पार्ट में बताया था और एक ट्रिक बताई थी। तो पहले जो आता है यहाँ पर आपके नमनीयता की अगर बात की जाती है तो पहले आएगा माइल्ड स्टील, देन इसके बाद में कॉपर, फिर उसके बाद में आपके एल्यूमिनियम, और देन इसके बाद में आपका निकल, फिर जिंक, फिर टिन और सीसा। ये जो होता है आपके घटते क्रम में जो है तन्यता का तो हो गया। और जो यहाँ पर आपसे बात की जाती है नमनीयता, यदि देखिए दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, डक्टिलिटी, तो ये तन्यता का गुण होता है। ठीक है ना, ओके। और जो आपके ये 18/4 है के, ये आपके स्टेनलेस स्टील का यहाँ पर परसेंटेज बताया गया है। ठीक है, 18/4 है ना, TCVC। और इसी के साथ में जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द मटेरियल हैविंग सम सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन आर कॉल्ड। पदार्थ जिसकी सभी दिशाओं में प्रत्यास्थता समान हो कहलाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर पेपर फर्स्ट 2013 में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ दिशा की बात की जा रही है, सभी दिशा में समान है, तो वो होता है समदेशी पदार्थ। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तो आइसोट्रोपिक जो मटेरियल्स होते हैं वो आपका इसका राइट आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं आदर्श पदार्थ की, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए जैसे हुक्स लॉ कहता है कि जो इलास्टिक यंग मॉडुलस होता है ना, तो वो जो होता है आपके स्ट्रेस जो होता है उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, हुक्स लॉ के अनुसार किसके, स्ट्रेन के। लेकिन यहाँ पर एक अगर आदर्श की बात की जाती है तो वो होता है कि आपकी यदि विकृति बढ़ रही है लेकिन स्ट्रेस के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे स्ट्रेस को कोई फर्क नहीं पड़े, तो वहाँ पर उसको कहा जाएगा आदर्श मटेरियल। ठीक है, अब देखिए एक समान पदार्थ, तो एक समान पदार्थ का तो यहाँ पर इससे कोई मीनिंग नहीं बनता कि भाई सब जगह पर एक समान हो या क्या है, उसके ऊपर जो है सारे प्रभाव जो है एक समान पड़े। ठीक है, और एक जो है आपके प्रैक्टिकल मटेरियल्स, तो इसके बारे में तो सीधे से ये कि भी जिन पदार्थों के ऊपर प्रैक्टिकली आप कुछ भी कर सकते हैं ऑपरेशन या जगह, तो वो सारे प्रैक्टिकल पदार्थ होते हैं और जिस पे नहीं किया सकता नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। अब जो आपका पांचवा क्वेश्चन है वो है द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट सॉफ्टनिंग एट हाई
हायर टेम्परेचर इज नोवन एज। कहने का मतलब ये है कि पदार्थ की उच्च तापमान पर मुलायम होने की जो प्रतिरोधक क्षमता को कहा जाता है। तो उत्तराखंड जेई जूनियर इंजीनियर फर्स्ट पेपर और 2013 में ये क्वेश्चन आया था। देखिए कितने क्वेश्चन जो है यहीं से आपके कवर अप हो रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि इसका जो सही आंसर होगा वो होता है आपके हॉट हार्डनेस। अब देखिए इसकी पूरी डिटेलिंग मैं आपको अच्छी तरीके से दे देता हूँ, ठीक है। तो हॉट हार्डनेस तो हो गया आपका। अब देखिए जैसे कि हॉट हार्डनेस की बोलते हैं जिसको हम रेड हॉट भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों नाम इसी के हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, ठीक है। और ये देखिए आपका जो क्रीप है, क्रीप मैं बता देता हूँ। क्रीप का मतलब होता है स्लो एंड प्रोग्रेसिव डिफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जो कई एक लंबे टाइम के बाद में जो है दरारें चलने लगती है या उसमें कुछ ना कुछ जो है डिफॉर्मेशन होता है समय के साथ में, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। अब जो आपके हो गया हॉट टेम्परिंग, तो हॉट टेम्परिंग जो होता है किसी भी पदार्थ को गर्म करने के बाद में उसकी विशेषता में सुधार किया जाता है। फिर जो है आपके देन इसके बाद में जब उसको ठंडा कर दिया जाता है तो उसकी क्या है भंगुरता और जो है उसमें इंटरनल स्ट्रेस को जो है कम किया जा सकता है। तो ये जो है आपके हॉट टेम्परिंग के लिए होता है पूरा, ये पूरा प्रोसेस होता है। अब देखिए आपके जो यहाँ पे श्रांति फटीग की बात की जाती है, तो संरचना जब विफल होने की जब बात की जाती है तो वो उसकी श्रांति के कारण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके चारों ऑप्शन कवर हो गए। अब जो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है वो ये है कि टफनेस इज रिलेटेड टू, चिमड़पन निम्न में से संबंधित है। उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर पेपर फर्स्ट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है आपके ऑप्शन सी यानी कि एनर्जी एब्जॉर्व बिफोर फ्रैक्चर, ठीक है, तनाव में टूटने से पहले जो अवशोषित ऊर्जा होती है ये इससे रिलेवेंट होता है। कहने का मतलब आपने टफ तो समझ रहे हैं ना, कोई भी चीज़ के ऊपर प्रहार किया जाए और वो अगर जब तक सहन कर रहा है तो वो उसकी टफनेस कहलाता है, ठीक है ना, ये उसका गुण है। अब देखिए आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की जा रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे कि कोई भी वस्तु अगर घूमने की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है उसका एक मेजरमेंट लेना है कि वो कितना घूम रहा है ना, एक्सिस पर, तो वो आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को दिखाता है। हार्डनेस की बात करते हैं तो पदार्थ का ये गुण होता है जो कि कठोर होता है। और जो फटिक लोडिंग की बात की जाती है तो कहने का मतलब ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि फटिक तो समझ रहे हैं ना, श्रांति, तो वहाँ पर वो जो लोड होता है, लोडिंग के कारण जब वहाँ पे फटीगनेस का जो गुण उत्पन्न हो जाता है तो वो होता है आपके फटीग भार, ठीक है। अब देखिए आपके जो सेवन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, एडिशन ऑफ निकल टू स्टील हेल्प्स इन इम्प्रूविंग, इस्पात में निकल मिलाने से क्या सुधरता है। तो उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर पेपर फर्स्ट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए दोस्तों कितने क्वेश्चन जो है इसमें ये पूछे गए हैं सिर्फ और सिर्फ मटेरियल इंजीनियरिंग से, तो अच्छे से देखिए और लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। तो यहाँ पर देखिए आपके इस्पात में निकल मिलाने से जो होता है वहाँ पर आपके मैं आपको बता देता हूँ, इससे तो एक तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी और जहाँ क्रोमियम की बात होती है तो वो होता है आपके जंग प्रतिरोधन। तो देखिए अब यहाँ पर किस किस की बात हो रही है, फटीक रोधन, क्रीप प्रतिरोधन, है ना, और एक जो यहाँ पे आपके जंग प्रतिरोधन और मूल्य घटाने की तो उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पर जो आपका होगा सही आंसर वो होता है आपके फटीग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कि भाई कितना सहन कर सकता है विफल होने की जो वहाँ पे वो हो जाती है आपके फटीगनेस, है ना, श्रांति। तो ये हो गया। और जो आपकी यहाँ पे ये आपके जंग प्रतिरोधन की बात की जाती है, तो जंग प्रतिरोधन जो है वो किसके कारण सुधरता है, वो होता है आपके जो है क्रोमियम के कारण होता है, ठीक है। और अब देखिए एट्थ क्वेश्चन, द मशीनेबिलिटी ऑफ स्टील कैन बी इम्प्रूव्ड बाय अलोइंग द स्टील विथ, इस्पात की मशीनन क्षमता को बढ़ाने के लिए इस्पात में क्या मिलाया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपके जो है सल्फ़र को हम मिलाते हैं क्योंकि सल्फ़र को मिलाने से जो है मशीनिंग एबिलिटी सुधरती है। और देखिए इसके अलावा जो तीन ऑप्शन आपको दिए तो एक तो आपका निकल हो जाता है, तो निकल जो है वो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है, हार्डनेस टफनेस और जो भी बोलते हैं। और इसके अलावा जो आपकी क्रोमियम है इससे कोरोजन रेजिस्टेंस की जो गुण होता है वो इम्प्रूव होता है। और कॉपर से भी आपके जो है कोरोजन रेजिस्टेंस को सुधारा जाता है, क्यों, क्योंकि कॉपर में जंग नहीं लगता और इसके कारण जो है वो पदार्थ की और भी एबिलिटी को बढ़ा देता है। अब देखिए इफ़ T is the recrystallization temperature, the cold working of steel is done at, यदि T recrystallization तापमान है तो इस्पात के लिए अतप्त रूपण किया जाता है, कोल्ड वर्किंग, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिए। तो अगर कोल्ड वर्किंग का होता है तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो होता है उससे नीचे रखा जाता है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपके राइट होगा। लेकिन अगर हॉट वर्किंग की बात करते हैं तो ये आपका जो होगा वो ग्रेटर देन ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। समझ गए दोस्तों। और ठीक
ठीक है। अब देखिए आपका जो 10th क्वेश्चन है वो है कि द इम्प्रूवमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इन ऑल मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इज, सभी धातु फॉर्मिंग प्रक्रमों में जो धातु का प्रमुख गुण होता है। ये क्वेश्चन आपके उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर पेपर सेकंड 2013। देखिए कितने क्वेश्चंस फ्रेंड्स यहाँ से पूछ लिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन यही है, नॉर्मल क्वेश्चन से जो कि एक बार में एक लाइन में एक सेकंड में जो है सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके मेटल फॉर्मिंग की प्रोसेस की बात की जाती है, जो प्रॉपर्टी यहाँ पे सुधारी जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर होता है आपके प्लास्टिसिटी की बात की जाती है। देखिए वो कौन सा है, देखिए इलास्टिसिटी की अगर बात करते हैं तो छोड़ने पे वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा। डक्टिलिटी की बात करते हैं तो तन्यता का गुण होता है, ब्रिटलनेस होता है तो भंगुरता का गुण होता है, लेकिन एक प्लास्टिसिटी ऐसा है जिसके ऊपर आप लोड डालेंगे, खींचेंगे और वापस छोड़ेंगे तो वो उसी स्थिति में रह जाएगा। अब फ्रेंड्स जो हमारा 11th क्वेश्चन है वह कि द डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल आफ्टर वर्क हार्डनिंग के बाद जो धातु की तन्यता होती है तो वो बढ़ती है कि घटती है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपके उत्तराखंड जूनियर इंजीनियर पेपर सेकंड 2013 में पूछा गया था। अब देखिए कि एक बात है कि वर्क हार्डनिंग के बाद जो है तन्यता वो होता है आपके यहाँ पर घट जाएगी। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होगा आपका बी राइट होगा। और अगर बात की जाती है हार्डनेस की और इनकी टफनेस की, तो वर्क हार्डनेस से वो बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आपके जो 12th क्वेश्चन होता है कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एनेबल इट टू बी ड्रॉन इनटू आपके वायर विथ द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स, किसी पदार्थ का कौन सा गुणधर्म उसे उसमें तनन बल लगाकर तार के रूप में कर्षण करने के योग्य बनाता है। और ये क्वेश्चन आया आपके मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2015 में पूछा गया था। फ्रेंड्स जो यहाँ पर आपके राइट आंसर होगा वो होता है डक्टिलिटी। क्यों? क्योंकि पदार्थ का जो ये गुण होता है ये तनन बल लगाकर जो है तार के रूप में खींचने का जो गुण होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और भी बता दूं प्लास्टिसिटी, यानी कि बल लगाया और उसके बाद में छोड़ा तो वो उसी स्थिति में रह जाएगा। और इलास्टिसिटी यानी कि बल लगाकर अगर उसको छोड़ा जाता है तो वापस अपनी पुनः पुरानी स्थिति में आ जाता है। इसके अलावा मैलेबिलिटी यानी कि अगर चादर, शीट और इस तरीके के जो के रूप में अगर बनाना हो तो वहाँ पर मैलेबिलिटी का गुण काम में लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो आपके 13th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ मोस्ट इलास्टिक, निम्न में से कौन सा मटेरियल सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 2015 में पूछा गया था। अब मैं आपको बता देता हूँ एज इट इज़, आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता हो क्योंकि ये कई बार जो है ये वाला क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। और इसका जो राइट आंसर है वो होता है स्टील। ठीक है, स्टील की जो होती है वो इन सारे ऑप्शन में से प्रत्यास्थता ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर रबर की बात करते हैं तो ये इसके बाद में आता है, पीतल, प्लास्टिक ये सब बाद में है। ठीक है, स्टील की सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए कि इन अ 14 क्वेश्चन जो है इन अ टेंसाइल टेस्ट ऑफ अ स्पेसिमेन है ना, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टेस्ट पीस इज कॉल्ड, एक नमूने के ऊपर जब तनन परीक्षण किया जाता है तो परीक्षण खंड के जो अधिकतम जो है स्थानिक और मूल अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि नॉर्मल जो होता है टेस्ट किया जाता है तो वहाँ पर जो ये वाला टेस्ट में आपके अल्टीमेट स्ट्रेस को फाइंड आउट किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, इसके अलावा बाकी ऑप्शंस पे भी क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सेफ स्ट्रेस की अगर बात की जाती है यानी कि उतना ही लोड दिया जाए जितना कि वस्तु झेल सकती है, तो वहाँ पर जो होगा वो आपका सेफ स्ट्रेस कहता है। फिर इसके बाद में ब्रेकिंग स्ट्रेस यानी कि लगाया और उसके बाद में वो टूट जाने का स्ट्रेस हो जाता है, तो जितना आपने लोड स्ट्रेस दिया वो आपका ब्रेकिंग स्ट्रेस। फिर आपका यील्ड स्ट्रेस, वो बिंदु जहाँ पर कि भी वस्तु जो है आपके टूटने की बिल्कुल एक लास्ट एंडिंग जो सीमा होती है कि इसके बाद में टूट ही जाएगी, तो ये जो पॉइंट होता है ये आपका यील्ड स्ट्रेस। फ्रेंड्स अब जो हमारा 15th क्वेश्चन है स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज कॉज्ड ड्यू टू, प्रतिबल सघनता निम्न में से किसके कारण होता है। तो ये जो है आपके एमपी इंजीनियर जूनियर इंजीनियर पेपर फर्स्ट 2011 में पूछा गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ जो प्रतिबल सघनता का कारण होता है वो होता है आपके एब्रुप्ट चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन, परिच्छेद में जो सहसा बदलाव होता है उसके कारण प्रतिच्छेद सघनता उसका कारण बनता है। ठीक है, अब देखिए कि ये आपके वेरिएशन इन लोड एक्टिंग ऑन अ मेंबर, किसी खंडक में अगर भार परिवर्तन होता है तो लेकिन प्रतिबल का भार से वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके भार से जबकि अगर स्ट्रेस की बात की जाती है, ठीक है, तो भार बल लगाने पर देखिए स्ट्रेस तो आएगा, लेकिन ये
इसको यूँ नहीं कह सकते कि भाई वहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा, लेकिन कंसंट्रेशन की जो बात होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है परिच्छेद में बदलाव से आता है, ना कि सिर्फ वो आपके भार से। ठीक है फ्रेंड्स। और यदि पदार्थ के गुणधर्म में परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, लेकिन मटेरियल नहीं बदलता है ना, बस उसके गुणों में कुछ परिवर्तन होता है, सुधार हो जाता है। ठीक है। अब देखिए आपके जो 16th क्वेश्चन है, अ मटेरियल शैल बी कॉल्ड आइडियल प्लास्टिक मटेरियल इज़, एक पदार्थ आदर्श प्लास्टिक पदार्थ कहलाएगा यदि वह, ये जो क्वेश्चन है आपके एमपी इंजीनियर जूनियर इंजीनियर पेपर फर्स्ट 2011 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होता है वो ऑप्शन ए होगा। क्यों? क्योंकि इट डज़ नॉट स्ट्रेन हार्डन, जो विकृति कठोरीकरण नहीं होता है। ठीक है। एक जो पदार्थ होता है आदर्श पदार्थ उसको जब कहते हैं, ठीक है, या फिर आदर्श प्लास्टिक पदार्थ तब कहलाएगा जबकि उसके अंदर जो है विकृति कठोरीकरण ना हो। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर वैसे आदर्श तो कोई चीज़ होती नहीं कंप्लीटली, विकृति का कठोरीकरण तो होता ही है, और साथ में अगर प्लास्टिक का बना हुआ तो मटेरियल प्लास्टिक का ही होगा, तभी तो उसको प्लास्टिक आदर्श की बात की जाती है। ठीक है। अब देखिए हमारा 17th क्वेश्चन है कि द रेजिस्टेंस टू फटीग ऑफ मटेरियल इज़ मेजर्ड बाय, किसी पदार्थ की श्रांति प्रतिरोध क्षमता जो है का मापन होता है। एमपी इंजीनियर जूनियर इंजीनियर पेपर फर्स्ट 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होता है आपके, जो कि श्रांति का प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो आपके एंड्योरेंस लिमिट से दर्शाया जाता है। देखिए एंड्योरेंस लिमिट होती है वो की जगह सहन क्षमता है ना, और श्रांति प्रतिरोध तभी होगी जबकि उसकी सहनशीलता ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये वह क्षमता होती है जो कि ये बताता है कि वह कितना जो है लोड सहन कर सकता है, कितना बल उसको जो है रेसिस्ट कर लेगा। ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपके जो इलास्टिक लिमिट मैंने बता दिया कि एक लिमिट के बाद में जो है अगर वो ठहर जाता है, वापस अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आता है ना, बल लगाने पर लगाया फिर उसके बाद में उस बल को हटा दिया और वो अपनी स्थिति में नहीं आता है, तो ये जो है वहाँ पर प्लास्टिसिटी हो जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप छोड़ते हो और वापस अपनी स्थिति में आ जाता है तो ये आपकी इलास्टिसिटी। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ तक कि वो वापस अपनी स्थिति में आने का रख सकता है तो उसे प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। अब देखिए आपकी यंग मॉडुलस की बात करते हैं तो यंग मॉडुलस जो होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ही यंग मॉडुलस कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। अब जो आपके अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात की जाती है, चरम तनन सीमा की कितना उसको खींचा जा सकता है, तनन किया जा सकता है, उसकी सामर्थ्य को बताता है अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आपके जो 18th क्वेश्चन है, अ बॉडी हैविंग सम सेम प्रॉपर्टी थ्रू इट्स वॉल्यूम इज सेड टू, एक पिंड जिसके संपूर्ण आयतन में गुणधर्म समान हो कहा जाता है। जैसा कि ये जो क्वेश्चन है आपके मध्य प्रदेश इंजीनियर जूनियर इंजीनियर पेपर फर्स्ट 2011 में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने एक बताया था कि एक होता है समदेशिक, जिससे कि समान दिशा में सारी जगह पर जो है आपकी प्रत्यास्थता बराबर होती है, लेकिन जहाँ पर आपके आयतन के गुणधर्म की बात की जा रही है समान है, तो वो होगा आपका होमोजीनियस। ठीक है। समअंगी मतलब कि चारों तरफ जो है उसके गुणधर्म समान हो। ठीक है। समदेशिक का मैंने आपको बता दिया सतत होता है, जैसे कि हुक्स लॉ आपको बताया कि स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा। यूनिफॉर्म एक समान, तो ये डिपेंड करता है पदार्थ के ऊपर। अब देखिए आपके जो 19th क्वेश्चन है, विच फेनोमेनन इज़ नॉट यूज्ड इन द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस, कठोरता की विशेषता में कौन सी परिघटना का जो है आपके उपयोग नहीं होता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके एमपी सब इंजीनियर 5 अप्रैल 2016 की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें आपके पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूँ कि कठोरता की विशेषता जो होती है उसमें जो मेजर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है, वो होता है आपके फ्रैक्चर यानी कि भंजन की बात की जा रही है। देखो कठोरता की बात करते हैं तो खरोच, वियर और दंतुरता यानी कि दांतेदार, ये सब तो करते हैं एग्जिस्ट, लेकिन आपके भंजन का इससे नहीं होता है कोई भी रिलेशन। ठीक है। अब देखिए आपके जो 20 क्वेश्चन है, द डक्टिलिटी ट्रांजिशन टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज्ड बाय अलोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ विच मटेरियल, कौन सी सामग्री के समन्वयन के मिश्र धातु निर्माण से तन्यता संक्रमण तापमान वर्धित किया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके मध्य प्रदेश सब इंजीनियर 5 अप्रैल 2016 मॉर्निंग शिफ्ट में आया था। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके
इसमें मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होता है वो होता है आपके ऑप्शन C एंड O2, है ना। तो ये तो आपके ये होता है कि जो सामग्री है कार्बन और ऑक्सीजन के समन्वय से जो है मिश्र धातु निर्माण से जो तन्यता का संक्रमण जो होता है तापमान वर्धित किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी जो रिलेशन है ये आपको आयरन कार्बन डायग्राम के अंदर मैंने बताया है या फिर आपके पिछले क्वेश्चंस में भी कवर किए हैं। अब आपके जो 21st जो क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच एनेबल्स इट टू रेसिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड इज नोन एज। तो एक सामग्री का जो गुण जो उसे उच्च प्रभाव भार के कारण टूटने से बचाता है जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपके यूपी SSC जूनियर इंजीनियर 2016 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होता है आपके टफनेस। देखिए, अगर उच्च प्रभाव का अगर भार लगाता है और फिर भी अगर वो नहीं टूट रहा है तो ये कहीं ना कहीं उसकी टफनेस के कारण नहीं टूट रहा है। बाकी तो आपकी इलास्टिसिटी तो जैसा कि आपको पता ही है, इलास्टिसिटी जो है आपके वापस से उसी स्थिति में आ जाता है भार हटाने पे। एंड्योरेंस लिमिट कहाँ तक वो सहन कर सकता है ये उसकी लिमिट को बताता है। और आपकी स्ट्रेंथ तो हर एक मटेरियल के अंदर होता ही है और कुछ ना कुछ उसकी एक लिमिट भी होती है। और टफनेस जो है वो आपको बताता है कि वो टूटने से उसको बचाएगा। ठीक है, टफनेस कितना हार्ड है तभी तो बचाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आपके जो 22 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द लोवेस्ट रेजिस्टिविटी। निम्न में से कौन से पदार्थ की जो है अवरोधक क्षमता जो है कम होती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो आपका सिल्वर होता है ना उसकी अवरोधक क्षमता कम होती है। और ये क्वेश्चन जो है आपके यूपी RVUNL है ना और असिस्टेंट इंजीनियर 2014 में पूछा गया था। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल दे देता हूँ कि देखिए जहाँ पे अगर आपके रेजिस्टिविटी की बात की जाती है तो इन सब का एक मान फिक्स होता है कि भाई ये कितना रेजिस्ट कर सकता है। तो सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी का जो गुण होता है वो कम होता है, कितना होता है 1.59 इंटू 10⁻⁻8 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं आपके कॉन्स्टेंटेंट की। तो ये जो होता है आपके 4.9 इंटू 10⁻⁻7 ओम इंटू मीटर। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है ना। चालकता की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे उसकी जो कहीं ना कहीं जो है रेजिस्टिविटी की बात हो जाती है। ठीक है, इससे भी इसको दर्शाया जाता है। और जो आपके मैग्नीन जो होता है तो इसकी जो होता है ये आपके 4.82 इंटू 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, अवरोधकता। और जो आपके नाइक्रोम की बात की जाती है तो 1.10 इंटू 10⁻⁻6 होती है। दोस्तों इसको नोट डाउन जरूर कर लें, आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। और इसी के साथ में जो हमारा 23 क्वेश्चन है वो है कि हाई इलास्टिक मॉडुलस इन मटेरियल अराइजेस फ्रॉम। जो पदार्थ में जो उच्च प्रत्यास्था मापांक का जो गुण मिलता है, जो ये क्वेश्चन है आपके यूपी SSC जूनियर इंजीनियर 2016 में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो होता है इसका राइट आंसर होगा आपके हाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के कारण ये जो मापांक का गुण मिलता है। ठीक है, और इस राइट आंसर ए होगा। अब बात कर लेते कमज़ोर बंधन के कारण जो है इसमें उच्च प्रत्यास्था का मापांक का गुण नहीं मिलेगा कहीं पे भी अगर बॉन्ड अगर कमज़ोर है। और कॉम्बिनेशन के जो संयोजन के अगर कारण की बात की जाती है फ्रेंड्स, तो ये जो होता है कि बंधनों का संयोजन के कारण आपके बॉन्ड तो कहीं ना कहीं होता है, लेकिन मेन होता है कि हाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कितना ताकतवर है ये भी एक डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स जो हमारा अब 24th क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच द न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन द मेटल इज कॉल्ड। वह तापमान जिस पर धातु में नए ग्रेन्स उत्पन्न हो जाते हैं कहलाते हैं। ये क्वेश्चन आपके RRB JEE शिफ्ट फर्स्ट 28 अगस्त 2015 को पूछा गया था। तो जो नए ग्रेन्स है वो आपके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर जो है इम्प्रूव मतलब जो है उत्पन्न होने लगते हैं। साथ ही आपके जो ऑप्शन ए दिया गया है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये होता है जहाँ से कि आपके परिवर्तन शुरू होता है। आयरन कार्बन डायग्राम का पूरा वीडियो मैंने तैयार किया था दोस्तों, देखिएगा, ये उसी पर बेस्ड है पूरा क्वेश्चन। तो आपके जो ये होता है 723 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जहाँ से कि परिवर्तन जो है बदलना
होना शुरू हो जाता है। और जो आपके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसमें आपके जो परिवर्तन बंद हो जाता है, ठीक है। और जो इटेक्टिक पॉइंट होता है ये होता है आपके 4.3% जो कार्बन होता है, परसेंट कार्बन होता है, वो आपका इटेक्टिक टेम्परेचर होता है फ्रेंड्स, है ना, उस पर ही ये होता है। और जो आपके इटेक्टॉइड जो होता है टेम्परेचर, वो आपके 0.8% कार्बन पर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा पूरा वीडियो मैंने बताया था। अब जो आपके 25th क्वेश्चन है वो है द प्रोसेस यूज टू इम्प्रूव फटीग रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल बाय सेटिंग अप कंप्रेसिव स्ट्रेस इन इट्स सरफेस इज नोन एज। वह प्रक्रिया जिसमें धातु के सतह पर संपीड़न प्रतिबल सेट करके इसके फटीग प्रतिरोध को सुधारा जाता है कहलाता है। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एसएससी शिफ्ट थर्ड जो आपके 2/9/2015 और यूपीआरवीएनएल जूनियर इंजीनियर 9/11/2016 के पेपर में आ चुका है। तो मैं यहाँ पे आपको चारों जो ऑप्शन दिए हैं उसके बारे में बता देता हूँ। और इसका जो राइट आंसर होता है फ्रेंड्स, तो ये जो प्रोसेस है ये आपके कोल्ड पिनिंग द्वारा की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें कि आप पहले से सब कुछ सेट कर देते हो, संपीड़न लगाया जाता है और फटीग रेजिस्टेंस को सुधार दिया जाता है। अब जो आपके हॉट पियर्सिंग की बात की जाती है फ्रेंड्स, तो ये जो है आपके रोटरी ट्यूब जो है तैयार करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो है आपके एक्सट्रूशन की बात की जाती है, तो ये होता है कि जो मशीनिंग रहती है कि भाई इसमें जो बाहरी रूप से जो है आपके लोड देके जो है आकार शेप बदला जाता है। आपने देखा होगा जो कि आपके स्टील के जो घड़े बने होते हैं जो से ऊपर जो एक शेप रहता है टेपर टाइप का, वो जो है इसी प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद में जो आपके कोल्ड हेडिंग की अगर बात की जाती है, लास्ट ऑप्शन, तो इसमें ये रहता है कि जैसे मान लीजिए ऊपर का हेड अगर लॉन्ग है और उसको मैं ठोक कर पूरा मतलब एक फ्लैट सरफेस जैसा अगर मैं बना देता हूँ हेडिंग, तो ये होता है आपका। और ये कब होता है? कोल्ड टेम्परेचर मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे पर किया जाता है। तो ये आपके जो चार ऑप्शन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ में हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।